बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फौद मलिक। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, जिसमें से आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 करना है। तो आइए देखते हैं जी स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। कहता है अ मैकेनिकल इंजीनियर डेवलप्स एन इंजन वर्किंग बिटवीन 327 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस एंड क्लेम्स टू हैव द एफिशिएंसी ऑफ 52%। एक मैकेनिकल इंजीनियर एक इंजन बनाता है और कहता है कि इसकी एफिशिएंसी 52% है अगर इसमें हाई टेम्परेचर रेजरवायर 327 डिग्री सेल्सियस पे हो और लो टेम्परेचर रेजरवायर 27 डिग्री सेल्सियस पे हो। डज ही क्लेम करेक्टली? क्या वो क्लेम सही करता है? आपने इस बात को एक्सप्लेन करना है। अब स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंदर हमने सिंपली एफिशिएंसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर एफिशिएंसी 52% के इक्वल आ जाती है, इसका मतलब है कि उसका क्लेम करेक्ट है, और अगर एफिशिएंसी 52% के इक्वल नहीं आती तो इसका मतलब है कि उसका क्लेम रॉन्ग है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसका डाटा लिखते हैं। डाटा में उसने हमें टेम्परेचर डिस्क्राइब किया हुआ है सोर्स का, दैट इज इक्वल टू 327 डिग्री सेल्सियस, जिसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम 273 इसमें ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 600 केल्विन। इसी तरीके से सिंक का टेम्परेचर उसने डिस्क्राइब किया हुआ, दैट इज T2 विच इज 27 डिग्री सेल्सियस। इसमें 273 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, फिर उसने क्लेम्ड एफिशिएंसी बताई है, दैट इज ईटा प्राइम, इसको नाम दे लें, विच इज इक्वल टू 52%। रिक्वायर्ड है हमें हमने एक्चुअल एफिशिएंसी इसकी निकालनी है। इसको ईटा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और यहां क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो वो कहता है कि एज परसेंटेज एफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसमें हम टेम्परेचर की वैल्यूज पुट करके इसे सिंप्लीफाई करेंगे और फिर परसेंटेज एफिशिएंसी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये बन जाएगा परसेंटेज ईटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस T2 की वैल्यू है 300, T1 की वैल्यू है 600 मल्टीप्लाई बाय 100। सो दिस इज 1 माइनस 1 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100, और 1 में से 1 बाय 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100, और रिजल्ट इसका आ जाएगा 50%। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि एक्चुअली इंजन की एफिशिएंसी 50% है और इंजीनियर जो है वो 52% क्लेम कर रहा है। इसका मतलब है कि उसका क्लेम करेक्ट नहीं है। तो इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा? हेंस क्लेम इज नॉट करेक्ट। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। कहता है कि अ हीट इंजन परफॉर्म्स 100 जूल ऑफ वर्क एंड एट द सेम टाइम रिजेक्ट्स 400 जूल ऑफ हीट एनर्जी टू द कोल्ड रेजरवायर। एक हमारे पास हीट इंजन है जो कि 100 जूल वर्क करता है और उसी ड्यूरेशन में वो 400 जूल एनर्जी एलटीआर या कोल्ड टेम्परेचर रेजरवायर को रिजेक्ट कर देता है। कहता है व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन? इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी? ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले डेटा लिखते हैं। डेटा में उसने हमें वैल्यू बताई है सबसे पहले वर्क की, दैट इज इक्वल टू 100 जूल, और साथ में हीट रिजेक्टेड टू द कोल्ड रेजरवायर जिसको Q2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज इक्वल टू 400 जूल। रिक्वायर्ड क्या है?
हमने एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, दैट इज परसेंटेज एफिशिएंसी। जी स्टूडेंट्स, हमने तो यहां पे परसेंटेज एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, स्टूडेंट एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट हीट, दैट इज Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको मैं नाम देता हूं क्वेश्चन नंबर 1 का। उसकी वजह यह है कि Q1 की वैल्यू मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करती। जो डेटा है उसमें से पहले मैं Q1 की वैल्यू फाइंड करूंगा और उसके बाद वर्क की वैल्यू के साथ उसे इस फॉर्मूले पुट किया जाएगा और रिजल्टिंग हम परसेंटेज एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमारा काम यह है कि हमने पहले Q1 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसके लिए वो कहता है कि सिंस W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 और हमने Q1 की वैल्यू निकालनी है, सो दैट इज इक्वल टू W प्लस Q2। वर्क की वैल्यू है 100, हीट रिजेक्टेड है 400 और Q1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 500 जूल। अब हीट की ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे विद द वैल्यू ऑफ वर्क, सो 1 बिकम्स परसेंटेज एफिशिएंसी, दैट इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 20%। सो दिस इज द परसेंटेज एफिशिएंसी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है अ कार्नो इंजन whose low temperature reservoir is at 7 डिग्री सेल्सियस हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 50%। हमारे पास एक कार्नो इंजन है जिसकी LTR की टेम्परेचर की वैल्यू उसने डिस्क्राइब की है विच इज 7 डिग्री सेल्सियस और कॉरेस्पॉन्डिंग एफिशिएंसी 50% डिस्क्राइब की हुई है। इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी टू 70%। हम ये चाहते हैं कि उसकी एफिशिएंसी 50 से इंक्रीज होकर 70% तक चली जाए। बाय हाउ मेनी डिग्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स बी इंक्रीज। तो एफिशिएंसी को 70% तक ले जाने के लिए हमें HTR का टेम्परेचर कितना बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब स्टूडेंट यहां पे अगर हम देखें तो हमें यह बात पता चल रही है कि उसने सिर्फ हमें LTR का टेम्परेचर डिस्क्राइब किया हुआ है। हमारे पास 50% के कॉरेस्पॉन्डिंग भी HTR का टेम्परेचर नहीं है, हमारे पास 70% के कॉरेस्पॉन्डिंग भी HTR का टेम्परेचर नहीं है। तो पहले हम HTR के टेम्परेचर्स फाइंड करेंगे इन दोनों वैल्यूज के लिए और फिर 70% वाले टेम्परेचर से 50% वाले टेम्परेचर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास इंक्रीज इन टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसका डेटा लिखते हैं। डेटा में उसने हमें LTR की वैल्यू डिस्क्राइब की हुई है, दैट इज T2 विच इज इक्वल टू 7 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 280 केल्विन। फिर उसने एफिशिएंसी डिस्क्राइब की हुई है ईटा विच इज 50% और सेकेंड एफिशिएंसी को हम ईटा प्राइम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दैट इज 70%। रिक्वायर्ड है हमने T1 की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन ईटा वॉज 50%। फिर हमने T1 प्राइम की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन एफिशिएंसी वॉज 70%। ठीक है, और फाइनली हमने फिर T1 प्राइम में से T1 की वैल्यू को माइनस करके बताना है कि टेम्परेचर ऑफ द सोर्स कितना इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, अब स्टूडेंट्स दोनों को पैरेलल सॉल्व करते हैं। एज ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 मल्टीप्लाई बाय
100, ठीक है। हमने यहां से T1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसको डिस्क्राइब करेंगे ईटा की वैल्यू होती है 50 डिवाइडेड बाय ये 100 यहां मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो दिस इज 1 बाय 2 विच इज 1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1। अब ये T2 ओवर T1 वैल्यू नेगेटिव है, इसको इस तरफ ले जाएं, 1 बाय 2 को इस तरफ ले आएंगे तो ये बन जाएगा T2 डिवाइड बाय T1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय 2। और चूंकि हमें T1 की वैल्यू चाहिए तो हम इसको इस तरह से अरेंज करते हैं, T2 डिवाइड बाय T1 विच इज इक्वल टू 1 बाय 2, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी T1 की। अब T2 की वैल्यू मेरे पास एग्जिस्ट करती है, वो मैं यहां पे प्लेस करूंगा, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 280, और आंसर T1 का आ जाएगा 560 केल्विन। ये स्टूडेंट मेरा पहला काम था जो मैंने इसमें करना था। अब बिल्कुल सेम स्टेप्स के ऊपर आपने एफिशिएंसी को 70% रखते हुए सिंप्लीफाई करना है, तो इसको हम लिखेंगे ईटा प्राइम दैट इज इक्वल टू 1 माइनस LTR की वैल्यू सेम थी, इस वजह से T2 ही रहेगा, जबकि 70% एफिशिएंसी करने के लिए हमें HTR का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, इस वजह से अब हम इसको यहां पे T1 प्राइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय 100, इसकी वैल्यू है 70 डिवाइडेड बाय ये 100 एज इट इज आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर T1 प्राइम। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज 0.7, 1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1 प्राइम। उसी तरीके से इस फैक्टर को दूसरी तरफ ले जाते हैं, विच इज T2 डिवाइड बाय T1 प्राइम, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.7। सो सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.3, और इसको हम लिख सकते हैं T1 प्राइम दैट इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय 0.3। इसकी वैल्यू कितनी है 280 डिवाइडेड बाय 0.3, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो T1 प्राइम का आंसर आ जाएगा 933 केल्विन अप्रोक्सीमेटली। ये हमारे पास आ गई T1 प्राइम की वैल्यू। फाइनली हमने अब यह बताना है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम इस वैल्यू में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हम लिखते हैं यहां पे 9 इंक्रीज इन सोर्स टेम्परेचर दैट इज T1 प्राइम माइनस T1 दैट इज इक्वल टू 933 माइनस 560, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 373 केल्विन। और अगर आप इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो ये याद रखना है, दिस इज द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, सेल्सियस में भी इसकी वैल्यू इतनी रहेगी, दैट इज T1 प्राइम माइनस T1 दैट इज इक्वल टू 373 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप सोर्स का टेम्परेचर 373 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर देते हैं तो इंजन की एफिशिएंसी 50% से इंक्रीज होके 70% तक चली जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है अ स्टीम इंजन हैज द बॉयलर दैट ऑपरेट एट 450 केल्विन। हमारे पास एक स्टीम इंजन है जो कि 450 केल्विन पे ऑपरेट कर रहा है। द हीट चेंजेस वाटर टू स्टीम, ये हीट वाटर को स्टीम में चेंज करती है, विच ड्राइव्स द पिस्टन, जिसकी वजह से पिस्टन मूव करता है। द एग्जॉस्ट टेम्परेचर ऑफ द आउटसाइड एयर इज अबाउट 300 केल्विन। एग्जॉस्ट टेम्परेचर यहां पे हम नाम देंगे LTR के टेम्परेचर को, और इसे T2 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और उसकी वैल्यू है 300 केल्विन। व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ दिस स्टीम इंजन? आपने सिंपली इंजन की एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डेटा लिखते हैं। डेटा में सबसे पहले उसने ऑपरेटिंग टेम्परेचर बताया, दैट इज इक्वल टू 450 केल्विन। इसके बाद फिर उसने एग्जॉस्ट टेम्परेचर बताया हुआ है, इसको हम LTR का टेम्परेचर लिखेंगे T2 विच इज इक्वल टू 300 केल्विन।
रिक्वायर्ड है हमने इसके परसेंटेज एफिशिएंसी फाइंड करनी है। सॉल्यूशन एज परसेंटेज एफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज एफिशिएंसी विच इज 1 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 450 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर बन जाएगा 0.33 मल्टीप्लाई बाय 100 और फाइनली मेरे पास एफिशिएंसी की वैल्यू आ जाएगी 33%। तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द इंजन कितनी आ जाएगी? 33% आ जाएगी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्वेश्चन है। कहता है 336 जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। हमें 1 ग्राम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है दैट इज 336 जूल। कहता है व्हाट इज द चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ 30 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एज इट इज चेंज टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस बाय अ रेफ्रिजरेटर। हमने ये बताना है कि 30 ग्राम वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले डेटा लिखते हैं। सबसे पहले उसने हीट ऑफ फ्यूजन बताई है विच इज LF दैट इज इक्वल टू 336 जूल। अब ये वाली वैल्यू पर ग्राम 1 ग्राम के लिए है। ठीक है, तो इसको हम यहां पे लिख देते हैं हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम। ठीक है, हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट यानी किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ये वैल्यू बन जाएगी हीट ऑफ फ्यूजन पर किलोग्राम दैट इज इक्वल टू LF विच इज इक्वल टू 336 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ जूल पर किलोग्राम। ठीक है, सेकंड उसने वैल्यू डिस्क्राइब की है दैट इज मैस ऑफ वाटर विच इज 30 ग्राम और इसको हम लिख सकते हैं 30 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस जिसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 273 केल्विन। रिक्वायर्ड है हमने चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, इसमें आपने ये बात याद रखनी है क्योंकि आपने वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब है सिस्टम से हीट एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी और जब भी आप सिस्टम से हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं तो चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। तो इसके लिए हम लिखेंगे, कहता है कि सिंस हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिस्टम सो change in entropy will be negative। फॉर्मूला इसका आ जाएगा डेल्टा S विच इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Q
डिवाइडेड बाय टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। लेकिन अब चूंकि हमारे पास हीट की वैल्यू इस तरह से नहीं है, हम यहां पे हीट को लेटेंट हीट की फॉर्म में प्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा, बट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू मैस मल्टीप्लाई बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, सो 1 becomes, this is delta S which is equal to minus m LF divided by T, माइनस एज इट इज आ जाएगा, मैस ऑफ वाटर 30 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर किलोग्राम 336 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ डिवाइडेड बाय टेम्परेचर की वैल्यू 0 डिग्री, जिसको हम 273 केल्विन लिखते हैं। इस सारी वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -36.92 जूल, where negative sign shows that entropy of system decreases। स्टूडेंट, ये है लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।